नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। मैं हूं आपके साथ शेषा अध्वर्यु और सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को और विश्वमोहन जी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश्वमोहन आज हमारे साथ कोलंबो श्रीलंका से जुड़ रहे हैं, जो हमें कमोडिटी मार्केट के शो पर ज्यादा जानकारी देंगे। विश्वमोहन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अर्शेसा। आज पहली बार हम ईटी नाउ स्वदेश की टीम श्रीलंका कोलंबो से ये शो कर रही है मुनाफे की मंडी, और यहाँ पर मैं साउथ एशिया एग्री समिट के लिए आया हूँ, जहाँ पर एग्री इंडस्ट्री के काफी लोग हैं। उनके एक एक करके इंटरव्यू हम कल परसों आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन चलिए आज हम शुरुआत करेंगे अपने मेहमानों के साथ, जो मुंबई और गुजरात में बैठे हुए हैं। सबसे पहले उन मेहमानों से आपका परिचय करवा दें। हमारे साथ बीरेन वकील साहब हैं पैराडाइम कमोडिटी से, अजय केडिया है केडिया कमोडिटी से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमारे लिए वक्त निकाला है। चलिए शुरुआत हम कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर के साथ, क्योंकि आज यहाँ पर गोल्ड में और सिल्वर में सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। लेकिन जिस तरह की अनसर्टेनिटी है, उससे लग रहा है कि गोल्ड में आगे मार्केट में कुछ रिकवरी लौटेगी। क्या लग रहा है कि केडिया जी, गोल्ड और सिल्वर को लेकर आपका आउटलुक क्या है? नमस्कार विष्णु जी, आपको और सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। देखिए 2025 जैसे ही स्टार्ट हुआ, हमने देखा कि सोने में चाल वापस पॉजिटिव बनना चालू हो चुकी है। इंटरनेशनल में हमने $2700 का लेवल भी पार कर दिया था। नो डाउट कल हमने थोड़ी बहुत गिरावट देखी, बट जिसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि गोल्ड 78,000 के ऊपर अच्छे से होल्ड कर रहा है, गिवन दैट कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद टैरिफ वॉर, जियोपॉलिटिकल टेंशन, ये सारे जो फैक्टर्स है ये गोल्ड को सपोर्ट करेंगे। एक कंसर्न जरूर ये बना हुआ है, क्योंकि हमने अगस्त सितंबर में देखा 1% की रेट कट की एक्सपेक्टेशन थी 2025 के अंदर, बट वो धीरे धीरे %0.5 हुआ। अब बताया जा रहा है कि 0.25 का ही रेट कट रह सकता है, जिसके चलते थोड़ा सा हमने सेंस कम होते हुए जरूर देखा है। बट इन ऑल इंट्राडे के लिहाज से मुझे अभी भी लगता है कि तेजी जारी है, जिस ढंग से गिवन जियोपॉलिटिकल टेंशन या रशिया को लेकर यूएस के बीच में जो स्टेप है, उसी को देखते हुए आज 78,100 पे लेके चलना है। 77,900 का स्टॉप लॉस रखिए। लिमिटेड अपसाइड है, बट 78,500 तक के लेवल हम सोने में देख पाएंगे। बीरेन सर, आपकी राय क्या है? गोल्ड और सिल्वर में आपको क्या लग रहा है? किस तरह की चाल यहाँ से आपको दिख रही है गोल्ड और सिल्वर में? यहाँ सीमित दायरे का कारोबार है, बट मैं स्पाइक पर हल्का सा शॉर्ट करना प्रेफर करूंगा। गोल्ड में 78,800 700 के आसपास स्टॉप लॉस काफी टाइट रहेगा। ₹300 का टारगेट भी छोटा है, 7800 आसपास। कॉमेक्स में ज्यादा मैं नहीं देख पा रहा हूँ मूवमेंट। जो भी है वो रूपी फैक्टर के हिसाब से डोमेस्टिक मूवमेंट थोड़ी ज्यादा रहेगी। ओके, नहीं आपको लग रहा है कि सोना थोड़ा नीचे आ सकता है। चांदी को लेकर क्या रुख दिख रहा है आपको? चांदी आज हालांकि दायरे में है, लेकिन क्या आगे कुछ बड़ी तेजी या मंदी की संभावना आपको वीरेंद्र सर दिख रही है क्या चांदी में? सभी रिस्क ऑन एसेट में कल गिरावट थी, चांदी में थोड़ी ज्यादा गिरावट थी, बट आई थिंक फर्स्ट क्वार्टर के हिसाब से इसमें चाइना स्टिमुलस, पोटेंशियल रेट कट, रुपये की नरमी, ये देखते हुए चांदी हल्की तेजी बता सकती है। इसकी रेंज हम प्रोबेबली 89-94 की देखेंगे। यहाँ से थोड़ा अपसाइड का गुंजाइश ज्यादा है कंपेयर टू डाउनसाइड। ओके, चलिए क्रूड की बात कर लेते हैं। कच्चे तेल में जिस तरह की तेजी बनी थी, हालांकि वो तेजी आज थमती नजर आ रही है। आज आधे से 1% की गिरावट दिख रही है। क्या लग रहा है केडिया जी आपको, कच्चे तेल की चाल आगे क्या रहेगी? और ऑप्शंस में कोई रणनीति हो तो हमारे ट्रेडर्स के लिए बताइए, क्योंकि मार्केट काफी वॉलेटाइल है। जिस तरह की सख्ती रूसी ऑयल पर हो रहा है, उससे लग रहा है कि आगे आने वाले समय में ग्लोबल सप्लाई की दिक्कतें होंगी और चिंताएं काफी ज्यादा है। क्या लग रहा है कच्चे तेल में क्या होगा और ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? बिल्कुल, आपने बिल्कुल करेक्ट कहा। करीबन 8 लाख बैरल्स के आसपास का हम देखेंगे शॉर्टेज रहेगा, जिसके चलते ये रैली आई और लगभग 500 पॉइंट की तेजी हमने पिछले 3 वर्किंग सेशन में आते हुए देखा। कल शाम को भी मार्केट में गिरावट का रुख ले रहा था, बट शाम आते आते ही हमने वापस एक स्पाइक आते हुए, तो करंट लेवल से मार्केट लेने जैसा तो नहीं है। हाँ, जियोपॉलिटिकल टेंशन रहेगा तो आगे बढ़ भी सकता है, बट टाइमिंग एक टेक्निकली मार्केट में एक करेक्शन ड्यू है। तो फ्यूचर में मुझे लगता है कि प्राइस 66-80 के टारगेट के लिए बेचा सकता है, लेकिन सेफ्टी जो रहेगी वो ऑप्शन के जरिए रहेगी, जहां पे मुझे लगता है 6800 का पुट लेना चाहिए ₹60 में।
20 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 140 से 180 तक का जंप मिल सकता है, जिसका मतलब है डाउन साइड में 66-80 से 66-50 तक का लेवल एक टेम्पररी फॉल रहेगा। बट ध्यान रखिए, जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे या रशिया यूक्रेन के बीच में अगर कुछ भी नए अपडेट्स आता है या यूएस का सैंक्शन और टाइटनिंग होता है, वो थोड़ा बहुत सपोर्ट कर जाए। अदरवाइज मार्केट एक टेक्निकल करेक्शन के लिए ड्यू है। ओके, यानी आपको लग रहा है थोड़ी यहाँ पर नरमी दिख सकती है, जिस तरह से एक तरफा तेजी आई थी। कई सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिनको लग रहा है कि यहाँ से थोड़ी मुनाफा वसूली दिख सकती है। वीरेंद्र सर, आप क्या मानते हैं? आपको क्या लग रहा है, कच्चे तेल में गिरावट अब आएगी क्या? हेडलाइन ड्रिवन मार्केट है। जैसे ये बाइडेन साहब ने जो सख्त पाबंदी लगाई है, इस बार ये वाइडर सैंक्शंस है जिसमें ऑयल टैंकर भी कवर हो गए हैं, बट फिर भी डिमांड साइड काफी कंसर्न रहेगा, तो ये तेजी ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाएगी शायद। यहाँ कॉन्ट्रा कॉल में मैं शॉर्ट प्रेफर करूंगा करंट लेवल पे। स्टॉप लॉस 6900 का रहेगा। डाउन साइड ऑब्जेक्टिव के हिसाब से 6,280 6,350 के बीच रख सकते हैं। ओके, तो ये राय कच्चे तेल को लेकर आ चुकी है। नेचुरल गैस, यहां पर भी काफी एक्शन था। हालांकि आज के सत्र में बहुत ज्यादा एक्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन जिस तरह की चाल नेचुरल गैस की रही है, 5-6% एक एक दिन में ऊपर, फिर 5-6% की गिरावट। हालांकि आज दायरे में जरूर दिख रहा होगा आपको, लेकिन ये भी काफी न्यूज ड्रिवन कमोडिटी हो गई है। सीजनल डिमांड का काफी ज्यादा यहाँ पर फायदा मिल रहा था। क्या लग रहा है केरिया जी, आगे एनजी में क्या होगा अब? विष्णु जी, आज मॉर्निंग में ही मैं नेचुरल गैस की सीजनलिटी देख रहा था। सीजनलिटी में अगर आप देखते हैं तो जनवरी मंथ मैक्सिमम अपसाइड रहता है, फरवरी में शार्प करेक्शन आता है। पिछले 10 साल में खाली एक साल ऐसा रहा है जहां पे हमने 0.25% की तेजी देखी, अदरवाइज सब में डबल डिजिट फॉल दिखा है। तो ये जो तेजी है ये खाली 10 से 15 दिन की तेजी रह गई है, जहां पे मुझे लग रहा है टेम्पररी मार्केट में आज के हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि जिस ढंग से पोलर वॉर्टेक्स बताया जा रहा है 15 तारीख से 24 तारीख के बीच में यूएस, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सप्लाई डिस्टर्बेंस है। जो पाइपलाइन है टेक्सास में जो सप्लाई होती है वहां पे फ्रीजिंग हो चुकी है, जिसके चलते स्टॉक का विड्रॉल बहुत ज्यादा रहेगा। वहीं यूरोप से भी हमने देखा जो पाइपलाइन सप्लाई थी रशिया से यूरोप के बीच में, वो पूरी तरह से बंद हो चुकी है, जिसके नतीजे लास्ट 15 दिन में हमने बड़ी तेजी देखी थी। बट अब टेम्पररी हम बोल सकते हैं कि ये 10-15 दिन की तेजी है, ये मार्क कर लीजिए। फरवरी से मार्केट में एक शार्प करेक्शन आएगा जो नीचे में 250 का लेवल भी दिखा देगा। बट आज इंटरडे के लिहाज से 332 पे बाय कीजिए, 320 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए, 352 355 तक का एक जंप हम देख सकते हैं। बट कोई भी पोजीशन बिना स्टॉप लॉस के या बिना हेज के कैरी मत कीजिए, क्योंकि 10-12 दिन के बाद एक बड़ी गिरावट हम नेचुरल गैस में देखेंगे, जो 100 रुपए तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो चलिए, नेचुरल गैस को लेकर केरिया जी की राय तो आगे इनको लग रहा है कि यहां से और तेजी दिख सकती है वापस से, तो खरीदारी के मौके देखें, लेकिन एंट्री का लेवल ध्यान रखिएगा और साथ ही एसएल जरूर लगाइएगा, क्योंकि एनजी काफी रिस्की कमोडिटी है। आपकी कोई क्या राय है एनजी पर, बीरेंद्र सर? इसमें और कुछ वोलेटिलिटी तो जारी रहेगी। ये रशिया यूक्रेन का जो गैस सप्लाई डिसरप्शन का जो मामला है, वो देखते हुए जब तक ऑल्टरनेट सोर्स नहीं आएंगे तब तक इसमें ऐसी वोलेटिलिटी देखेंगे। ऑप्शन के जरिए काम हो सकता है इसमें, स्प्रेड्स में, और खासकर कैलेंडर स्प्रेड्स में। ओके, तो ऑप्शंस के जरिए यहाँ पे कैलेंडर स्प्रेड बना के यहाँ पे ट्रेड करने की सलाह यहाँ पर बीरेंद्र सर की तरफ से आ रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं शुगर की, क्योंकि शुगर को लेकर काफी अहम खबर आ रही है। हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि शुगर एक्सपोर्ट को मंजूरी मिल सकती है, बहुत ज्यादा नहीं, 10 लाख टन एक्सपोर्ट की इजाजत मिल सकती है। ये खबर हमारे सोर्सेस बता रहे हैं और जल्द इस पर फैसला हो सकता है। इसी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रफुल्ल विटलानी साहब हैं, चेयरमैन है एस्टा के। शुक्रिया विटलानी जी, आपने वक्त दिया। सर, आप लोगों के पास क्या खबर है, क्या वाकई जी क्या एक्सपोर्ट की इजाजत मिलने वाली है क्या? सर, आप लोगों की काफी समय से डिमांड थी, दोनों एसोसिएशन की, इस्मा की, एस्टा की, दोनों की डिमांड रही है। सर, हमारी डिमांड जो है वो अप्रैल 2024 में थी, ठीक है। हाँ हाँ, और जो डिमांड रहती है वो बाद में क्लोजिंग स्टॉक होने के बाद जो रहती है, तो हमारी डिमांड ये नहीं है। हमारी डिमांड ये है कि आप फरवरी में कीजिए, जनवरी में ऐसे डिसीजन मत लीजिए। कोई भी केंद्र सरकार जो रहती है, उन्हें कोई भी डिसीजन अगर वो नवंबर दिसंबर में लेती है तो वो एक जुगाड़ साबित होता है। जैसे लास्ट ईयर उन्होंने जो बैंड कर दिया था इथेनॉल को, और 20 लाख टन चीनी हमारे पास एक्स्ट्रा है, वो तो सरकार को मालूम थी अप्रैल 2024 से, कोई नई बात तो है नहीं। तो तब तो 20 लाख टन भी दे सकते थे।
अब परिस्थिति बहुत अलग है। अब ऐसे समय पे गवर्नमेंट 10 लाख टन भी परवानगी देवे ऐसा हमें तो कहीं से नहीं लग रहा है। पर गवर्नमेंट है, माई बाप है, हमें कुछ उसके बारे में बोलना नहीं है। जो ओपनिंग स्टॉक है वो 78 लाख टन है हमारे पास इंडिया में, वो गवर्नमेंट को भी मालूम है, सबको मालूम है। जो उत्पादन के कल हमारी के ऑफिस जो है जगजीवन केशव जी एंड कंपनी, उन्होंने एक पोल किया था पूरे वर्ल्ड में, जिसमें नंबर आ रहे हैं कि 267 लाख टन चीनी का उत्पादन होगा, 40 लाख टन इथेनॉल बनेगी, तो टोटल 307 लाख टन ही के सुक्रोज अवेलेबल है। 267 और 78 का जोड़ के 345 लाख टन होती है, जिसमें से ये बार दिवाली है अक्टूबर एंड नवंबर के आसपास, तो वो हमें 60 लाख टन का ओपनिंग स्टॉक चाहिए। जैसे ये बार 15 नवंबर को प्रोडक्शन चालू होने जा रहा था, अगले बार भी अगर 15 नवंबर को जाता है प्रोडक्शन बनने को, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, चीनी रहेगी नहीं। और क्लोजिंग स्टॉक जो है उसमें से 60 लाख टन जाने के बाद 285 रहता है। 285 में हमारी कंजप्शन है 290 की। तो आज के तारीख के पूरे वर्ल्ड के व्यू से, ये कोई आहिस्ता का व्यू नहीं है, इसके ऊपर 5 लाख टन शॉर्ट है। और ऐसे टाइम पे गवर्नमेंट एक्सपोर्ट की परवानगी, अरे भाई तुम्हें जो देना है वो दीजिए ना, अभी हमको एमएसपी दीजिए, अभी इथेनॉल की प्राइस बढ़ाइए। इस चीज का तो आपको रिव्यू, हम आपकी कमिश्नर ऑफ शुगर की जनवरी की मीटिंग हो जावे, उसके बाद सब एसोसिएशन, आप बड़े एसोसिएशन 3 है, आइस्ता, नेशनल फेडरेशन और इस्मा, सबको बुला के सबका अभिप्राय लीजिए, फिर अपना डिसीजन लीजिए। और मुझे तो हमारे डिपार्टमेंट डीएफपीडी पे बहुत अभिमान है, वो ऐसे जो डिसीजन है वो नहीं लेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और कैसे है कि आपको बताता हूं कि अभी मौजूदा कांग्रेस जो की माहौल है, ओके, क्योंकि लगातार जिस तरह के यील्ड की चिंता है, उत्पादन के अब तक के जो नंबर आए हैं राज्यों को, वो वाकई चिंताजनक है। तो अभी फैसला एक्सपोर्ट पर नहीं लेना चाहिए, एक अच्छा फैसला है। आप लोगों की डिमांड भी थी, उसके बाद भी आप इसे चाह रहे हैं कि होल्ड करके रखा जाए, फरवरी तक वक्त दिया जाए। लेकिन सर, सरकार ने लटका कर क्यों रखा है? इथेनॉल प्राइसेस बढ़ाने को लेकर, चाहे एमएसपी को बढ़ाने को लेकर है, इतना वक्त क्या है? या तो कर देना चाहिए या फिर बता देना चाहिए कि अभी संभव नहीं है, मैं 6 महीने बाद बताऊंगा। कुछ इस पर फैसला हो नहीं रहा है, सिर्फ लटका हुआ है मामला, काफी समय से आप लोगों की डिमांड भी है। जो भी केंद्र सरकार रहती है, जिसकी उम्मीद रहती है कि मुझे 350-400 सीट पार्लियामेंट में मिलेगी और उनको 240 सीट मिल जाती है, तो उनका हर एक स्टेप जो एसेंशियल कमोडिटी में काफी स्लो चलता है, और उसमें स्लो चलता है, उसमें कोई नई बात नहीं है। अभी जरूरी है इथेनॉल कीमत की बढ़ाने की, एमएसपी को बढ़ाने की, पर ये एक्सपोर्ट को छीनचे क्या होगा मैं आपको बताता हूं कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट में सुषमा स्वराज जी का एक स्टेटमेंट है पार्लियामेंट में कि एक पोर्ट के ऊपर चीनी आयात हो रही है और वही इसी पोर्ट से निर्यात हो रही है, और पी चिदम्बरम जी ने रात को वो एक्सपोर्ट की परवानगी क्लोज कर दी। तो आप एक समझिए कि ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए जिसे आपको दोबारा सोचना पड़े कि ये मेरा डिसीजन सही था या गलत था। और फिर क्या होता है कि लास्ट ईयर जैसे उन्होंने ये इथेनॉल का बेंडिंग बंद किया था, तो 20 लाख टन हमारे पास ज्यादा थी, तो आहिस्ता की डिमांड तो अप्रैल से थी, हम तो कंटिन्यूअस हर महीने चिट्ठी लिख रहे थे कि भैया आप एक्सपोर्ट दो, तो तभी नहीं दी। और ऐसे टाइम पे दी जब देश के लिए नुकसानकारक रहेगा, ऐसा कोई डिसीजन हमारे डीएफपीडी के लोग लेंगे ऐसा मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है। देखते हैं सर क्या होता है, हमारे सोर्सेस बता रहे हैं। अब देखते हैं किस तरह की खबरें आती है, उसके बाद भी आपसे बातचीत होगी। शुक्रिया विटलानी सर, आपने वक्त निकाला, इस अहम मुद्दे पर आपने अपनी राय रखी। आप लोग क्या चाह रहे हैं, इंडस्ट्री क्या चाह रही है, आपने अपनी राय सरकार तक पहुंचाने की हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए कोशिश की। शुक्रिया सर। चलिए आगे बढ़ते, एक और अहम खबर है, वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले वो खबर मैं आपको बता देता हूं कि वो खबर क्या है। आत्मनिर्भर बनने के लिए खाने के तेल के उत्पादन को लेकर सरकार की लगातार कोशिश यहां पर हो रही है। अब एक नई मुहिम ये आई है कि माई गांव प्लेटफॉर्म के जरिए खाद्य तेल को लेकर देश भर में सरकार अलग अलग हिस्सों में जाके, अलग अलग एरिया में जाके, अलग अलग गांव तालुके में जाकर सरकार सर्वे करेगी और पता करेगी कि कैसे, कहां पर पोटेंशियल है खाने के तेल के उत्पादन को बढ़ाने को लेकर, और इसको लेकर जागरूकता भी बढ़ाई जाएगी और नए लोगों को जोड़ा जाएगा। और ऐसे किसान जो दूसरे फसलों की तरफ अभी तक मुड़ गए हैं, उनको वापस से तिलहन की तरफ लाया जाएगा, ताकि देश में तिलहन की उत्पादन बढ़े और जो हम इंपोर्ट का इतना बड़ा बिल हमारा खाने के तेल के पीछे जाता है, उसमें धीरे धीरे कमी आए। इस मकसद के साथ सरकार इस पे कदम उठाई। हम इससे पहले भी हमने देखा था, पिछले बार
बजट में भी सरकार ने एडिबल ऑयल मिशन को लेकर काफी कुछ अनाउंसमेंट किए थे और उसको अब आगे भी बढ़ाया जा रहा है। उम्मीद करते हैं इस दिशा में एक बड़ा कदम है और हम जल्द माईगॉव प्लेटफॉर्म के जरिए खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ा पाएंगे और आत्मनिर्भर होने में तो वक्त जरूर लगेगा, लेकिन उसकी ओर एक कदम जरूर उठा पाए। बात कर लेते हैं मसालों की, क्योंकि यहाँ पर बिकवाली बढ़ती जा रही है। जीरे पे सबसे पहले बात करेंगे। बीरेन जी, जीरे को लेकर क्या हो रहा है, क्यों इतनी गिरावट आई है? फसल का ग्रोथ काफी अच्छा रहा है अब तक का। पिछला कैरी फॉरवर्ड भी काफी डिसेंट है, करीबन 22 लाख टन का 22 लाख बैग्स का कैरी फॉरवर्ड होगा। हालांकि अगला 15-20 दिन का वेदर काफी क्रूशियल रहेगा। अगर नॉर्मल वेदर रहा तो जीरा में अपसाइड लिमिटेड रहेगा। ओके, आपको क्या लग रहा है केरिया जी, क्या कितनी गिरावट और बची हुई है या गिरावट पूरी हो चुकी है जीरे की? देखिए, जीरे की बात करें, पहले मानना था कि स्विंग का एरिया कम हो सकता है, बट जिस ढंग से नए नंबर्स आए हैं वहां पे हमने देखा स्विंग अच्छी है। वेदर को भी लेकर चिंता था, बट जिस ढंग से आईएमडी ने भी कहा है कि ज्यादा कोई ऐसा मेजर चेंजेस दिखा नहीं है। कैरी ओवर स्टॉक भी अच्छा है, तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि मार्केट में पहले से हमने जैसे बताया था कैरी ओवर स्टॉक अच्छा है, बट स्विंग की कमी की वजह से एक तेजी बन रही थी जो हमने एक जंप भी देखा बट सस्टेन नहीं कर पाया। तो टाइमिंग मुझे लगता है मार्केट में एक टेम्परेरी 20 तारीख तक वीकनेस रहेगी। वेदर कैसा रहेगा वो इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे मुझे 22,700 पे बिकवाली दिखती है, जो 22,200 से 22,000 तक का एक टेम्परेरी फॉल दिखा सकता है। धनिया में क्या लग रहा है केरिया जी, छोटा जवाब दीजिएगा। मैं कमोडिटी नहीं सुन पाया सर, धनिया में क्या लग रहा है, धनिया भी टूटेगा या धनिया में हालांकि उन दोनों मसालों के मुकाबले कम गिरावट दिख रही है? देखिए, पूरे मसाले पैक में कल से हमने थोड़ी बहुत गिरावट देखी है, तो धनिया में भी मुझे लगता है टेम्परेरी फॉल है, जो 8600 पे बेची है। 8400 तक का टारगेट रहेगा, बट ज्यादा बड़ा फॉल बैक नहीं, क्योंकि जो एरिया अंडर कल्टीवेशन में कमी एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं है, जिसकी वजह से फॉल बैक है। लास्ट अगर हम हल्दी की बात करें तो हल्दी के अंदर भी एक प्रॉफिट बुकिंग हिट है, बिकॉज सामने सामने अराइवल्स एक बार टेम्परेरी प्रेशर कर सकती है, तो 14,000 के टारगेट के लिए हल्दी भी बेच के चल सकते हैं। ओके, शुक्रिया केरिया जी आपका। बीरेन सर आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि मुनाफे की मंडी में के जरिए कि क्या उन्हें करना चाहिए नॉन एग्री मार्केट में और एग्री मार्केट को लेकर। तो मुनाफे की मंडी को यहीं समेटेंगे।